अरे बच्चों, आवाज आ रही है? बच्चा, आवाज आ रही है बेटा? चलो बढ़िया। और क्या हाल चाल तुम लोग का? अच्छा है, बहुत अच्छा। दो ही ऑप्शन है? व्हाट हैपेंड? मैं एकदम मस्त, सब बढ़िया, सब नॉर्मल। चलो पढ़ाई करें बेटा हम लोग। तो हम लोग बेटा पिछले क्लास में कंपोजिट सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे बेटा, है ना? उसके ऊपर हम लोग को बेटा अब क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चा, चलो देखो क्वेश्चन। देखो बेटा, सवाल हमारा ये है कि एक हमारा, ये मान ले बेटा वाई एक्सिस, और ये मान ले बेटा एक्स एक्सिस। ठीक है, इमेजिन करो बेटा, इसमें एक हमारा है, एक हमारा बेटा स्क्वायर प्लेट, एक हमारा बेटा स्क्वायर प्लेट। ठीक बेटा, और दूसरा हमारा एक डिस्क, सर्कुलर डिस्क, ऐसा बेटा। ठीक है, इस डिस्क का रेडियस तुम्हें आर दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन कह रहा है बेटा, डिस्क एंड स्क्वायर आर ऑफ सेम मटेरियल, है ना बेटा? दोनों का मटेरियल बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, एंड ऑफ सेम थिकनेस, दोनों का मटेरियल भी एक जैसा बेटा, और दोनों का थिकनेस भी एक जैसा। तो सवाल कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ठीक है बेटा, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का निकालना है तुम्हें कोऑर्डिनेट। यहाँ कहता है बेटा कि तुम पाई की जो वैल्यू यूज करोगे वो 3 यूज करोगे। कैलकुलेशन में आसानी के लिए पाई की वैल्यू 3 यूज करो बेटा। करो करो। आदित्य, ऐसे बात सोचने का नहीं बच्चा, ऐसे बात सोचने का नहीं, सिर्फ पढ़ने का। बनाओ, दिमाग लगाओ, सॉल्व करो क्वेश्चन। गोपाल का आंसर आया, बाकी और लोग? पीछे चाहता है पावर कट हो जाए। पहला वर्ड लिखा है डिस्क, डिस्क एंड स्क्वायर। करो बच्चा, भाविक का भी आंसर आया। हाँ बेटा, कर देंगे अपलोड। हाँ बेटा, पहला ही सवाल है ये। नहीं बेटा, माइनस गलत है। अनुराग दीक्षित, आई एम कंफ्यूज। क्यों भाई, मैथमेटिक्स लगाओ, कंफ्यूज क्या करना है बेटा? कंफ्यूज क्यों होना है भाई?
डायग्राम में देखो, डिस्क का डायमीटर जो है बेटा वही स्क्वायर के साइड लेंथ के बराबर है। आनंद थोड़ा चेक करो बच्चा। देखो जय सबसे बढ़िया क्वेश्चन किया है। हेलो बच्चों। आकाश गलत है बच्चा। नहीं नहीं नहीं, करो बच्चा करो। चलो मैं करता हूं, देखो बच्चा, देख बेटा मैं करता हूं इसको। देखो देखो बेटा, अभी जो मास है बेटा, बोलो मास ऑफ द बॉडी किस चीज में है? लेंथ में है, एरिया में है या वॉल्यूम में? बेटा बोलो तो, मास हमारा किस चीज में है? लेंथ, एरिया या वॉल्यूम? एरिया ना बच्चा। तो चलो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकेंड। तो चलो बेटा मैंने यूज किया सिग्मा इक्वल टू मास पर यूनिट एरिया, है ना बेटा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मास m। तो चलो बच्चा इसके लिए क्या लिखेगा? m2 के लिए कितना बोलो? ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा। अब चलो इसके लिए क्या कहेंगे बेटा हम लोग? m1 इक्वल टू सिग्मा इंटू 2a का स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? होगा बेटा? ये अगर r है, ये भी r बेटा, तो ये 2r हो गया ना रे। बोलो ठीक है, क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम था बेटा और मोटाई बराबर, तो डेंसिटी सेम हो जाएगा ना बच्चा। अब देखो इस कंडीशन में तुम्हें ऐसे कंपोजिट सिस्टम का, डबल सिस्टम के लिए क्या कहा था? अब बोलो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा बेटा, बोल। ठीक है ना? और देख बच्चा, इस वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बेटा? अच्छा वो गलत हो गया, 1 मिनट को, ये हमारा आर ना बेटा। ठीक है, अब देखना बच्चा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ। तो पहले का सेंटर ऑफ मास C1 और दूसरे का सेंटर ऑफ मास C2। तो देख बेटा C1 का क्या होगा? कोऑर्डिनेट। तो C1 का हो जाएगा बेटा कोऑर्डिनेट, ये हुआ कितना बेटा? a/2, r/2, r ना बेटा, ये r एन r, ये हुआ r और ये हुआ r। तो C1 का बेटा हुआ कोऑर्डिनेट r, r। ठीक है, और C2 का क्या हुआ? देखो बेटा r r r, x कोऑर्डिनेट 3r और y कोऑर्डिनेट r, है ना बच्चा। दोनों का देखो बेटा y कोऑर्डिनेट सेम है ना। तो चलो पहले y सेंटर ऑफ मास निकाल लिया जाए। y सेंटर ऑफ मास इज m1y1 प्लस m2y2 बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा। तो देखो ना बेटा, दोनों का y बराबर ना r, पुट कर लो तो क्या हो जाएगा? m1r प्लस m2r बाई m1 प्लस m2। ठीक है बच्चा, r कॉमन ले लो, r कॉमन लो, क्या हो जाएगा बेटा? बोलो आंसर।
ओनली आर ना बेटा, ठीक है। अब चलो एक्स सेंटर ऑफ मास, ये क्या होगा बेटा, तो कहेंगे m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना बेटा फॉर्मूला, ठीक है बच्चा। तो m1x1 देख तो बच्चा, m1x1 क्या होगा, m1 हमारा ये हो गया बेटा 4 सिग्मा आर स्क्वायर, ये हुआ 4 सिग्मा आर स्क्वायर इंटू x1, कितना बेटा x1, x1 हमारा r, फिर प्लस m2, देखो बेटा m2 ये हो गया सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू ये बेटा 3r डिवाइडेड बाई 4 सिग्मा आर स्क्वायर प्लस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। सबका सिग्मा और आर स्क्वायर कैंसिल कर लो बच्चा, सबका बेटा सिग्मा आर स्क्वायर कैंसिल कर ले, तो सिग्मा आर स्क्वायर अगर कैंसिल कर लेते हो बेटा तो कितना हो जाएगा एक्सीएम इक्वल टू, देखो बेटा सिग्मा आर स्क्वायर सब में कैंसिल, तो क्या बचा बोलो, ये हुआ 4r, है ना बेटा, ये हुआ 4r प्लस पाई के वैल्यू 3, है ना बेटा, पाई के वैल्यू 3, तो 3 इंटू 3 हो गया 9, तो ये हो गया बेटा 9r डिवाइडेड बाई ये हुआ 4 प्लस 3, तो ये हो गया बेटा 7, तो ये हो गया 16 बाई 7r, है ना बेटा। इसका मतलब सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है बेटा उसका कोऑर्डिनेट x में 16r बाई 7, y में r, ठीक है बच्चा, लिख लो। ऋतुराज बोलो। सर वो जो आप YouTube पर क्वेश्चन डालते हैं उसका सर आंसर चाहिए, उसका नहीं बना है। हाँ आज डाल देंगे आंसर, वो चिंता मत करो, ठीक है। ठीक है ओके सिद्धार्थ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो सर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनडायरेक्ट? अगर तुम ओमेगा कांस्टेंट रखते हो तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके सर। ठीक है केशव बोलो। सर 9 + 4 13 सर। कहाँ बच्चा? एक्स अच्छा हाँ सेंटर ऑफ मास। सही 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 बोला तुम। थैंक यू सर। बेटा हर्ष बोलो। सर लड़का क्या वो क्या कौन सा क्वेश्चन डालते हो? क्या बेटा? अभी वो लड़के ने क्या बोला कि आप सर YouTube पे क्वेश्चन डालते हो क्या? अरे बेटा हाँ यूट्यूब कम्युनिटी पे क्वेश्चन डालता हूँ मैं कभी कभार एक। हाँ ओके सर। अच्छा चल देख बेटा अगला सवाल। वीडियो डालते हो क्या? नहीं कम्युनिटी पे डालता हूँ पेज पे क्वेश्चन कभी कभी। देख बच्चा एक और क्वेश्चन देखा जाए बेटा। क्वेश्चन हमारा क्या है देखो। क्वेश्चन है बेटा एक डिस्क, ये बेटा हो गया हमारा एक डिस्क, समझा। ये डिस्क का रेडियस है बेटा कैपिटल आर, है ना। यूं सोचो इसमें से बेटा हमने क्या किया कि एक डिस्क काट के निकाल लिया, एक डिस्क काट के निकाल लिया, ठीक है बेटा। तो जो बाकी पोर्शन बच गया है ना बेटा, जो बाकी पोर्शन बच गया इसका सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से कितना दूर पे होगा। ठीक है सवाल कहता है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है ना बेटा, कहां से, फ्रॉम ओ। ठीक है बच्चा ये मान के चलना है कि बॉडी जो है बेटा हमारा वो यूनिफॉर्म बॉडी है ना। डिस्क है, डिस्क लिख दे रहा हूं इसमें, ये है बेटा एक डिस्क। चलो करो।
पाई की वैल्यू पाई छोड़ो, डिपेंड नहीं करेगा बेटा, पाई कट जाएगा बेटा। लक्ष्य बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। मुकेश का भी सही है, भाविक का भी सही, मानस गलत है, यश गलत सही, लक्ष्य खेतन सही, विवान गलत, अनुराग चेक करो, लक्ष्य सही है, मनीष सही है। लक्ष्य हो गया बेटा, हो गया। कितनी बार डालेगा बेटा? प्राची तो प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है प्राची? हाँ तो 100 भी नहीं है बच्चा। क्वेश्चन में समझ दिक्कत है। क्वेश्चन में ये है बेटा, एक बड़े डिस्क में से एक छोटा डिस्क काट के निकाल लिया, बाकी बचे पोर्शन का निकालना है बेटा सेंटर ऑफ मास। हाँ बेटा मीता आगे बढ़ो। करते जाओ करते जाओ। सिद्ध का सही है, सिद्ध का भी सही है, मानस का भी सही। चलो देख बच्चा, देखो मैं करता हूं। तो देखो बेटा ये सेकेंड कॉन्सेप्ट पे था। सेकेंड में क्या कहते हैं बोलो कॉन्सेप्ट? मास रिमूवल था ना बेटा, मास को रिमूव करने वाला कॉन्सेप्ट। तो देख बच्चा, इस सवाल में ओह ये क्या कर दिया मैंने, इधर करना था ना। चल देख बेटा, ये था बेटा ओरिजिन, है ना। तो देख बेटा, सबसे पहले मैंने क्या सोचा, देखो सबसे पहले सोचा बेटा कि ये लाइन अगर ओरिजिन दिख रहा है तो हमें दिख रहा है बेटा इसके अबाउट सिमेट्री, जैसा ऊपर वैसा नीचे, है ना बेटा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं होगी। तो इसका उठाया मैंने फायदा और इसको मान लिया x, है ना बेटा, और इसको मैंने मान लिया y। ठीक है बच्चा। अब सवाल में ही लिखा हुआ था क्या, यूनिफॉर्म डिस्क, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, यूनिफॉर्म डिस्क, है ना बेटा। यूनिफॉर्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि मास यहाँ किस में होगा बेटा, एरिया में ना होगा बेटा। तो मास अगर एरिया में फैला हुआ हो तो यहाँ हम बात करेंगे मास पर यूनिट एरिया की। ठीक है बच्चा। तो देखो अभी हमारा सिग्मा आ गया बेटा कांस्टेंट, है ना। तो कहेंगे कि ये माना जाए कि डिस्क है जिसका की रेडियस r है ना बेटा, डिस्क ऑफ रेडियस r, इसको मैंने मान लिया m1। तो ये क्या हो गया बेटा, बोलो सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा इस पूरे डिस्क का, है ना बेटा। अब देखो अगर इसका रेडियस r है बेटा तो इसका रेडियस r/2 होगा ना बेटा। बोल ये r तो ये r/2, तो अब कहोगे डिस्क, डिस्क ऑफ रेडियस r/2, तो इसका m2 क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा इंटू पाई r/2 का स्क्वायर। इसका मतलब बेटा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। बोलो बेटा सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है। अब देखो जो पहला हमारा डिस्क होगा बेटा, पहला वाला, इसका सेंटर कहाँ लिखोगे, इस वाले ओरिजिन पे। ये हो जाएगा बेटा 0,0 और C2 क्या होगा बेटा, तो C2 हमारा ये ना होगा बेटा, ये कितना हो जाएगा बोलो, r/2, 0, है ना। और ये कौन सा वाला केस है, मास निकालने वाला। तो मास निकालने वाले क्या फॉर्मूला होता है बेटा, लिखेंगे बेटा xcm इक्वल टू m1 x1
माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा देखो, m1 x1 तो 0 था बेटा, है ना, माइनस m2 ये बेटा कितना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4 इंटू x2 बेटा r/2 डिवाइडेड बाई m1 कितना, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, m2 कितना बेटा, सिग्मो पाई r/2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब सब कैंसिल कर लो, सॉल्व करके वैल्यू आएगी बेटा r/6 माइनस r/6, मतलब यहां से इस तरफ r/6। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई ना। अब देख लो बेटा, दोनों का y कोऑर्डिनेट 0 है बेटा, इसका मतलब दोनों का सिस्टम का y सेंटर ऑफ मास 0 होगा बेटा। ठीक है, लिख लो। गुड नयन, नोट कर ले फटाफट। आकाशदीप बोलो। सर सब्जेक्ट से हट के कुछ पूछना था, पूछ सकते हैं? पूछो। सर ये TCHA बैच का क्या खासियत है? TCHA बैच एक खासियत ये है कि वो सिर्फ उन बच्चों को लेके बनाया जाता है बेटा जिनका टारगेट ओलंपियाड हो, समझे? यस। हाँ हाँ तो वो सर। बच्चों को IIT से कुछ खास मतलब नहीं होता, उनका मतलब ओलंपियाड से होता है। और ज्यादातर उसमें वही बच्चे होते हैं जो ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पहले से पढ़े होते हैं 9th-10th में, यस समझे? यस। नहीं, मुझे लगा कि वो लोग भी IIT का ही प्रिपरेशन करते होंगे, उनका कुछ अलग तैयारी होता है क्या? ऐसा नहीं बच्चा, उनका टारगेट मेनली होता है ओलंपियाड। बस यही था सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। गोपाल बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर टेस्ट्स के बारे में पूछना था कुछ। क्या पूछो? सर जैसे अभी संडे को टेस्ट हुआ था पिछले, तो सर मेरे जो मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस थे वो बहुत ज्यादा गलत हुए। सर उसको कैसे सही मल्टीपल करेक्ट में? यस सर। इसलिए अपनी सीट से तभी कहता हूँ बेटा, ज्यादातर मल्टीपल क्वेश्चन बनाया करो, है ना, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा उससे। यस सर। वैसे और मल्टीपल क्वेश्चन आंसर बेटा बहुत लोगों की गलतियां होती है, उतने ज्यादा टेंशन मत लो। ओके सर। सर और एक और बोलो चीज बेटा। पूछनी थी कि अभी जो बोलो। टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें हाँ। अच्छा स्कोर क्या माना जाएगा? डिपेंड करता है पेपर कैसा है, बिना पेपर के कुछ नहीं बोल सकते, हर पेपर के अलग अलग बोलेंगे बच्चा। फिर भी एक 40 to 50% रखो स्टैंडर्ड, ओके सर। तो सेफर साइड हो, है ना। सर तो 40-50% में हो जाएगा क्या? बेटा मेंस में 30 से 35% में मेंस में होता है क्वालिफाइंग, और एडवांस में 27-28% में सीट मिल जाती है, समझा? यस सर, थैंक यू सर। देख बच्चा सवाल क्या है, सवाल है ए यूनिफॉर्म डिस्क is attached at the base of a uniform hollow hemisphere, है ना बेटा? कैसा है? यूनिफॉर्म हॉलो हेमिस्फेयर। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे मान लो एक प्लास्टिक की गेंद ले लिया बेटा, प्लास्टिक की गेंद ले लो, उस गेंद को बीचों बीच काट दो, तो गेंद को बीचों बीच काट दोगे बेटा तो ऐसा बन गया हॉलो हेमिस्फेयर, है ना बेटा? इसको जितना बड़ा रेडियस हो उतने ही बड़ा डिस्क का ढक्कन लगा दिया इसमें, ठीक है। तब कहता है बेटा इफ द resultant center of mass of system, समझा बेटा? इस पूरे सिस्टम का जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है ना बेटा, इज लाइक ए सॉलिड हेमिस्फेयर, है ना बेटा? जिस तरह से सॉलिड हेमिस्फेयर में सेंटर ऑफ मास होता है ना बेटा, वैसे ही सेंटर ऑफ मास इस कॉम्बिनेशन का है ना?
तो सवाल कहता है फाइंड रेशियो ऑफ सरफेस मास densities of hollow sphere and disk। सवाल समझ लो अच्छे से। एक हॉलो हेमिस्फीयर बेटा, हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? r/2 पे, है ना बेटा। अब क्या किया, इसके नीचे एक डिस्क फिट कर दिया। जब डिस्क उसको फिट कर देंगे तो कहता है अब पूरे का मिला करके जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसे है बेटा जिस तरह से एक सॉलिड हेमिस्फीयर का होता है ना। ठीक है, तो कहता है बताओ इसका मास डेंसिटी और इसका मास डेंसिटी का रेशियो क्या है ना बेटा। मतलब इन दोनों का मटेरियल अलग अलग है। समझ गए बेटा? ठीक है, बनाओ। रौनक बोलो बेटा। सर मुझे ये सोचने में दिक्कत आ रही है। क्या? सर ये मास डिस्ट्रीब्यूशन था ना, वो सोच नहीं पा रहे हैं सर ठीक से। देखो बेटा, मास अगर लंबाई में हो फैला हुआ, सर एक बार आप बता दीजिए ना, उस दिन जैसे बताए थे। बोल तो रहा हूँ, सुनो, बोल रहा हूँ ना। अगर मास लंबाई में फैला हुआ हो ना, यस सर, तो बॉडी का मास बोलना है लैम्डा इंटू एल। ठीक है। मास अगर एरिया में फैला हुआ हो तो सिग्मा इंटू ए। मास अगर वॉल्यूम में फैला हुआ हो तो रो इंटू वी। समझ गया? सर वो लिखा हुआ है, अगर पता नहीं चलता लाइन में कब होगा, एरिया में कब होगा, वॉल्यूम में कब होगा। वो तो सिर्फ पहचानने की, वो तो नहीं पहचानते हो बेटा। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर देखे ना, हॉलो हेमिस्फीयर। यस सर। हॉलो हेमिस्फीयर में मास कहाँ होता है? सरफेस पे ना। यस सर। प्लास्टिक की गेंद को काटेंगे अगर तो मास कहाँ होगा? सरफेस पे। ओनली ऑन द सरफेस। यस सर। सरफेस में एरिया होता है, लंबाई होता है कि वॉल्यूम होता है? सरफेस पे सर एरिया। समझ में आया ना? यस सर। सर और एक बात, हेलो बोलो। सर एनसीईआरटी बनाना चाहिए या नहीं? टाइम मिलता है सीट बनाने के अलावा? तो फिर बनाएंगे सर। हाँ, अगर टाइम मिलता है तो बनाएंगे सर। हाँ, सीट सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है बेटा। ओके सर। अपनी सीट फर्स्ट प्रायोरिटी। थैंक यू सर। ओके बच्चा। राज। हेलो। हाँ बोलो बच्चा। पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपने डिस्क को काट बताया था उस वाले क्वेश्चन में, हाँ सर एक हमें आपने लिखा था कि RTM = M1R1 - M2R2 अपॉन M1 - M1R1 तो उसको यूज नहीं कर सकते। M1R1 - M2R2 वो वेक्टर था बेटा, फिर आई की जगह पुट करना पड़ेगा। वहां वेक्टर था ना। लक्ष्य बोलो। हेलो। हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। बेटा सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, सर आवाज नहीं आ रही बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको। हाँ बोलो। सर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, हाँ, उसको दूसरे तरीके से बनाया जा सकता है क्या? तरीका क्या बताओ? सर जैसे वो जो मास निकाले हैं, हाँ, उसको एज्यूम कर ले कि वो मास नहीं निकाले हम लोग। ठीक है, और मतलब एक हॉलो डिस्क लेके उससे सिग्मा निकाल दिए। हाँ ठीक है। सिग्मा आएगा 4m/3πr²। ठीक है। अब एरिया 4m/3 4m/3 हाँ ठीक है।
और 4m/3πr²। हाँ इतना आएगा, ठीक। ठीक है, जो छोटा वाला सर्कल हम निकाले हैं r/2 रेडियस का, हाँ उसका मास निकाल ले, एरिया इंटू सिग्मा करके। हाँ m/3 आ जाएगा मास। बिल्कुल आएगा। अब ये हम लोग पहले से समझ के रखेंगे, जो भी मास होगा वो x कोऑर्डिनेट पे ही होगा। बिल्कुल सही बात। ठीक है, अब उसके बाद हम एक पॉइंट एज्यूम कर ले बड़े वाले सर्कल पे। समझ में आ गया हमको, कॉमा ठीक है, जीरो। सही तरीका है, बिल्कुल तरीका ठीक है, उससे भी आंसर सेम ही आएगा बच्चा। यस सर, सही है तरीका। कोई गलत नहीं होगा सर? नहीं बिल्कुल सही है बेटा ये। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। चलो इस सवाल देखा जाए बेटा। ये सवाल में तुम्हें दिख रहा होगा बेटा कि y के अबाउट सिमेट्री है ना। चलो मैंने इसका मान लिया बेटा डेंसिटी सिग्मा 1, इसका मान लिया डेंसिटी सिग्मा 2। तो देख बेटा ये मान लिया मैंने ऑरिजिन, ठीक है। तो अभी तुम देख पा रहे होगे कि इस लाइन के अबाउट बेटा सिमेट्री है ना बेटा, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री है ना। इसका मतलब इसी एक्सिस पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो देख बेटा एक सीएम तो पक्का 0 हो गया है ना। और हमें एक क्वेश्चन में कहा गया था कि ये पूरा मिला करके एक सॉलिड हेमीस्फीयर जैसा बिहेव कर रहा है ना बेटा। तो देखो सॉलिड हेमीस्फीयर जैसा बिहेव कर रहा है बेटा, सॉलिड हेमीस्फीयर जैसा बिहेव कर रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ ना बेटा कि सॉलिड हेमीस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ मास इसका भी होगा, है ना बेटा। तो सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए ये y सेंटर ऑफ मास होता है कितना बेटा, 3r/8, है ना। इसका मतलब इस सवाल में जो y सी हम पुट करेंगे ये हम पुट करेंगे 3r/8, है ना बेटा। लेकिन फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए m1/1 प्लस m2/2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। तो ये हो गया 3r/8 इज इक्वल टू m1 बेटा इसका मास क्या लिखोगे, डेंसिटी इंटू एरिया। तो डेंसिटी हो गया बेटा सिग्मा 1। अब बताओ सॉलिड स्फीयर का बेटा सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ये तो आधा है बेटा, तो आधा कितना एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πr²। फिर प्लस m2 हमारा कितना बेटा, m2 हमारा हो गया सिग्मा 2 इंटू इसका एरिया इतना कितना बेटा πr², है ना बेटा। एरिया डिस्क का एरिया πr²। डिवाइड इंटू एक मिनट छूट गया बेटा, रुक जाओ, रुको। m1 बेटा कितना, सिग्मा 1 इंटू 2πr²। ये तो मास हो गया ना बेटा, बोलो। अब चाहिए y1, तो इसका हमारा मास सेंटर ऑफ मास क्या होता है, r/2 पे ना, हॉलो हेमीस्फीयर का r/2 पे। तो ये हो गया बेटा r/2 पे। फिर प्लस m2 सिग्मा इंटू πr², है ना बेटा। डिस्क का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ जाएगा, तो इंटू हो गया बेटा ये 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 हमारा कितना बेटा, तो सिग्मा 1 इंटू 2πr² प्लस सिग्मा 2 इंटू πr², ठीक है बच्चा। अब सबका πr² कैंसिल कर लो, सबका बेटा अगर πr² हम कैंसिल कर लेंगे, सबका बेटा अगर हम πr² कैंसिल कर लेंगे तो देखो ना बच्चा ये πr², ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से r भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बच्चा, देखो बेटा हमारा बचा 3/8 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई ये सिग्मा 2 था, ये तो जी हमारा बेटा 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। इसका मतलब बेटा 6 सिग्मा 1 प्लस 3 सिग्मा 2 इक्वल टू 8 सिग्मा 1, ठीक है बच्चा। इसको इधर ले आओ तो कितना होगा, 3 सिग्मा 2 बराबर 2 सिग्मा 1। इसका मतलब बेटा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3/2, है ना। 3 और 2 का रेशियो आएगा बेटा, अच्छे समझ के लिखो, ठीक है बच्चा। नयन बोलो, हेलो बोलो। सर मेरा भी सर वही सेम प्रॉब्लम था सर कि सर मेरी क्या बोलो, सर फिजिक्स में सर जो थ्योरी है सर वो थोड़ी वीक है। न्यूमेरिकल तो सर सारे हो जाते हैं पर थ्योरी वीक है, तो सर एसीटी में उतने नंबर नहीं आते जितने एमसीटी में आते हैं। हाँ सर थ्योरी के लिए कोई अलग से बुक पढूं या फिर अलग से, देखो बेटा
अलग से बुक करने की जरूरत नहीं। अगर एमसीटी बन रहा है ना, तो एमसीटी हो चाहे एसीटी हो बेटा, सिलेबस दोनों का सेम ही ना है, बोलो। यस सर। तो तुम कोई बुक ढूंढोगे बेटा, तुमको वही दिखेगा जो पढ़ाया गया, वही थ्योरी है, कुछ नया नहीं मिलेगा तेरे को, है ना। व्हाट यू नीड इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और इसका कोई इलाज नहीं बच्चा, सिर्फ प्रैक्टिस। थैंक यू सर। अनुराग चेक करो, y कोऑर्डिनेट 0 कैसे आया? अरे बच्चा डिस्क का जो सेंटर है, देखो डिस्क का सेंटर है ना ओरिजिन पे। हिमांशु हेलो सर। बोलो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है सर, क्या सर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास उस बॉडी के आउटसाइड लाई कर सकता है क्या? बॉडी के आउटसाइड का मतलब तुम क्या समझते हो? मतलब सर जो जैसे बॉडी कमरा है बेटा, कमरा, जैसे कोई कमरा है ना, यस सर। अब कमरे के अंदर या कमरे के बाहर, ये सोचते हो अगर, है ना बेटा, यस तो नहीं हो सकता। कमरे का सेंटर ऑफ मास हमेशा कमरे के अंदर होगा, ठीक है। यस सर। अब सोच के देखो, कमरा जो होगा बेटा कोई भी, ये कमरा हमारा किस चीज से है बताओ? ब्रिक से बना हुआ है ना। यस सर। ठीक है। अब लेकिन जहां इसका सेंटर ऑफ मास आएगा वो अंदर में कहीं आएगा, ब्रिक में तो नहीं आएगा। नो सर। ये भी कह सकते हैं ना कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है उससे बाहर भी हो सकता है, लेकिन sir. उसका बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। यस सर, बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा ना सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अक्षय बोलो। अक्षय, अजय। हेलो हेलो सर। बोलो बेटा। सर मेरा डाउट था ना कि सर यदि किसी और पॉइंट से करता है सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, हाँ, और हम लोग ओरिजिन किसी और पॉइंट पे मान लेते तो सर? क्यों मानेंगे बेटा? ओरिजिन हमेशा ऐसी जगह मानो ना बेटा जहां से निकालना आसान हो, समझा। और जहां से पूछेगा उसका भी तो कोऑर्डिनेट, क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक है सर। अब बेटा सबका अलग अलग परसेप्शन है ना। जैसे एक बच्चा लिख रहा है बार बार के साहब आप स्लो पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे को लग रहा है कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। कोई दिक्कत नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा होता है बेटा। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, किसी की दूसरे की भावनाओं पे किसी को काबू नहीं बच्चा। चलो क्वेश्चन पढ़ा जाए, देखा जाए क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट देख बेटा, ऐसा एक कोन मान ले, ये एक हॉलो कोन है बेटा, ये एक हॉलो कोन है, समझते हो ना। एक कागज को ऐसे मोड़ दो, ये हॉलो कोन है, ठीक है। अब देखो बच्चा लिखा है क्या, एक बच्चा लिखा है सर फास्ट पढ़ाते हो इसका फैसला नहीं हो सकता बच्चा, हो ही नहीं सकता। सो इसके बारे में सोचना ही बेकार है। देखो, और उसका ऐसे फोटो लगाई है अपना, इसको देख के लगता है कि हम हमेशा पढ़ाई कर रही है अब चेंज किया इसका पोस्चर। चल देख बेटा, ये हमारा क्या है, एक डिस्क मान ले बेटा, ठीक है। सॉरी कौन मान ले, ये कौन का हमारा ये सेमी वर्टेक्स एंगल है बच्चा, ये सेमी वर्टेक्स एंगल है थीटा, ठीक है। और देख बेटा इसका जो रेडियस है ये हमारा है आर, और जो इसका स्लैंट एज है ये हमारा है एल, है ना। हालांकि चलो इसकी जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देख बच्चा, सवाल ये कहता है कि एक कोन में क्या करो, नीचे फिट कर दो क्या, एक डिस्क, है ना बेटा, लेकिन एक जैसे मटेरियल का, है ना। जिस कागज का तुमने ऐसे मोड़ करके मूंगफली खाने के लिए बनाया है, उसी कागज के बनाओ डिस्क और जोड़ दो, समझा बेटा। तो क्या कहोगे, सवाल क्या देखो, कहता है फाइंड फाइंड सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा, कहता है सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा की वैल्यू बताओ, है ना। इफ द combination of uniform hollow cone, है ना बेटा, एंड डिस्क, है ना बेटा, दोनों का मटेरियल सेम हो, ठीक है बेटा, ऑफ सेम मटेरियल, दोनों का मटेरियल सेम हो, है ना, हैज इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास,
इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ? रिजल्टेंट। हैव इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास, इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास like ए सॉलिड कोन, है ना बेटा? जैसे सॉलिड कोन का होता है ना, वैसे ही सेंटर ऑफ मास आएगा रिजल्टेंट। ठीक है। अब दिख रहा है मूंगफली कैसे खाएंगे, तो मूंगफली खरीद के लाओ और खाओ। अभी तो अकेले अकेले खा सकते हो, कोई मांगेगा भी नहीं। अजय बोलो। अजय बोलो। राहुल। 2 पाई आर स्क्वायर कैसे है? आकृति स्फेयर का सरफेस एरिया बेटा 4 पाई आर स्क्वायर है ना, और आधा का 2 पाई आर स्क्वायर। बोलो अजय। हेलो सर। नो डाउट हाँ, सर, बोलो। पहले से ही था। ओके, कोई बात नहीं। राहुल तुम बोलो। ये सर मैं कह रहा था कि सर एससीबी की थ्योरी पढ़नी चाहिए या नहीं? अगर टाइम है तो पढ़ो, ओके। और एनसीईआरटी की या अगर टाइम है तो पढ़ो। टाइम नहीं मिल रहा है अगर सीट नोट्स को रिवाइज करो, सीट का होमवर्क करो, और अगर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। ऋतुराज। सर इसमें मास डेंसिटी सेम है दोनों का? हाँ, लिखा है ना सेम मटेरियल दोनों का, देखो। ठीक है सर, थैंक यू। @काश। बोलो भाई। सर बोलना था सर, ये जब क्वेश्चन लगाते हैं फिजिक्स में तो फिर मतलब बिना सॉल्यूशन देखे हिलता नहीं है क्वेश्चन, तो मतलब कैसे ऐसे कितने क्वेश्चन में होता सॉल्यूशन है? देखना ही पड़ेगा। ऐसे सर हो जाता है, देखने के बाद लगता है कि ये सब हमको पता है, मतलब सर एक क्वेश्चन बना के नहीं, इस तरह से जैसे अगर 10 क्वेश्चन ट्राई करते हो तो कितने क्वेश्चन में देखना पड़ता है? 4-5 तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर तो ये कोई सर दिक्कत हम नहीं, लेकिन धीरे धीरे इसको कम करो। सर एक चीज पूछना था सर कि इसलिए सर क्वेश्चंस में सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल सर फोर्स कब लगता है सर? वो बहुत कंफ्यूज करता है numerical। जैसे मान लो बेटा तुम और तुम्हारा दोस्त मेले में गए झूला झूलने के लिए, है ना, हाँ सर। और तुम नीचे रह गया, तुम्हारा दोस्त चला गया ऊपर झूलने के लिए, तो नीचे से खड़े होते हुए तुम उसको देखोगे झूले में झूल रहा है, गोल गोल घूम रहा है ना? तो अगर तुम उसको गोल गोल घूमते हुए देखोगे तब तुम सेंट्रीपिटल की बात करोगे, समझ गए? और अब अगर तुम दोनों चले गए घूमने के लिए, दोनों साथ में घूम रहे हो, है ना बेटा, तब तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करोगे, समझ गए? सर अगर हाँ सर, तो एक बॉल जैसे सर एक पत्थर को ये रेड में बांध के जब घुमाते हैं सर, उसमें कौन सा लगता है? कौन सा लगता वाली बात नहीं बेटा, अगर उसको हम ग्राउंड के फ्रेम में करेंगे तो सेंट्रीपिटल की बात करेंगे, ग्राउंड फ्रेम में सेंट्रीपिटल की बात होगी, है ना? और अगर उसी पत्थर के फ्रेम में जाएंगे, उस रस्सी के फ्रेम में जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। आंसर सेम आता है सर? हाँ, फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। ओ थैंक यू सर। ओके बच्चा। लक्ष्य बोलो। हेलो। हाँ बोलो। सर थ्योरी के लिए द फिनमैन कैसा रहेगा बुक? लेक्चर्स ऑन फिजिक्स फिनमैन का। फेमेंस लेक्चर ऑफ फिजिक्स बहुत Yes, अच्छी sir, बुक है, lecture। बहुत ही अच्छी बुक है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर टाइम है तो पढ़ो, टाइम नहीं मिलता तो किसी चीज को और त्याग करके उसको नहीं पढ़ो। वो फिजिक्स के लिए बहुत अच्छी बुक है बेटा, है ना, लेकिन आईआईटी के लिए डिजाइन नहीं है। थ्योरी मेरी तो बात पार्ट समझे? इसमें काफी अच्छा है ना। मैं तो बोला था फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हो सकता है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना हो। ओके सर, थैंक यू। आयुष की पूछ रही कौन सी? फेमेंस लेक्चर ऑन फिजिक्स, फेमेंस लेक्चर ऑन फिजिक्स, ये बुक
आयुष बोलो। हेलो मानस का सही आंसर गुड आया इवनिंग है, सर। बोलो। गुड इवनिंग बेटा, बोलो। सर मैं ये बोल रहा था सर, मेरे पास समय रहता है तो सर मुझे एक बुक बताइए सर, क्योंकि सर बाकी टाइम में फिर टाइम पास करता हूँ तो सर पापा बहुत गुस्सा होते हैं, बताते हैं। कोई इंटरेस्टिंग बुक हाँ चाहते हो सर, मुझे गुस्सा कि रहते हैं कि क्या। हाँ सर, HCV सर मैं दो ढूंढा हूँ, एक डीसी पांडे और BM शर्मा। सर HCV भी कर रहा हूँ सर, हाँ, तुम HCV के पढ़ने आधे देखो बेटा, क्वेश्चन शीट में है और सर पढ़ने पढ़ने थ्योरी के भी। लिए सुनना हाँ सुनना, सर, पढ़ने थ्योरी। के लिए ना हाँ तो सर। डीसी पांडे अच्छा है और ना ही हाँ तुम्हारा सर। अच्छा है BM शर्मा। ये दोनों बेटा प्रॉब्लम बुक हैं, समझा? ये BM दोनों शर्मा प्रॉब्लम बुक है संगीत बच्चा, सर, क्या तो चलेगा इंग्लिश वाले। हाँ, ये दोनों सर, प्रॉब्लम बुक है थ्योरी नहीं बेटा। किया तो थ्योरी चलेगा प्रॉब्लम के लिए। प्रॉब्लम के लिए हाँ सर, बोलिए कोई बुक बोलिए। बनाओ बेटा, कोई बुक बनाओ। आई से देखो, हम तो ऐसा वही हाँ करते सर, हैं जो प्रॉब्लम बुक के का लिए पूछ। तुम बनाओ। कोई बुक अगर प्रॉब्लम करो बेटा, तो प्रॉब्लम जब तक उस बुक के सारे प्रॉब्लम नहीं करो ना हाँ बेटा, तब तक उस बुक का सही फायदा नहीं मिलता है हम लोग को। इसमें हाँ बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे BM सर में बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चा। जी हाँ, तो कहीं नहीं पाएगा सीट करने के बाद उसको जी पूरा, सर। इसलिए इसको अवॉइड कर सकते हो। सर फिर भी उसके HC भी कर सकते हो। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता हूँ सर, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकता करो हूँ मैं BM करो शर्मा करो, के। जो कर सक कोई भी कर और सकते हो, थ्योरी पूरा और सेम ही सर है बच्चा, बस। जी हाँ, सर, और सर मैं ये बोल रहा था सर, इरोडोव के सर प्रॉब्लम ऐसे पहले इसमें नहीं बनते सर, सॉल्यूशन देखने के बाद फिर एक आधी स्टेप जो छूट जाती है ना सर, SCR वो में पता चलती है तो फिर। हाँ सर बोलिए। इरोडॉफ का क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट उसका लैंग्वेज है। सर उसमें कैलकुलस बहुत ज्यादा लगाई है। हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। हाँ सर। सर तो वो पहले बार में नहीं हो कोई रहा बात तो नहीं, सर क्या करें पहली सर? बार में पहली बार में बहुत कम ही लोगों का होता है इरोडॉफ, चिंता मत करो। लैंग्वेज टिपिकल रहता है उसका, इसलिए। सर सॉल्यूशन है ना? देखने के बाद समझ में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्यूशन देखने के बाद एक दो लाइन देखने के बाद समझ में आता है हाँ जी कि सर, समझ आता उसमें है कैसे ठीक। बढ़ना है। जी सर। ठीक है, जी सर। चल फिर बनाते हैं क्वेश्चन हम। ओके बच्चा, बाय। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चल देख बेटा, ऐसे बताता हूँ सवाल, देखो देखो बच्चा, इस सवाल में एक डिस्क है बेटा और एक कोन है। तो देखो, डिस्क के सेंटर को मान लिया ओरिजिन, डिस्क के सेंटर को मान लिया बेटा ओरिजिन, है ना? और देखो, यहाँ हमारा ऊपर की तरफ हमारा इसका क्या है बेटा, वाई एक्सिस। ये मैंने मान लिया H, ये मैंने मान लिया L, और ये मैंने मान लिया R। ठीक है बेटा? तो अब देख, तो डिस्क का मास क्या बोलेगा, डिस्क का मास क्या बोलेगा, M1। डिस्क का मास हो जाएगा बेटा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना बेटा? और कोन का मास क्या बोलेगा, तो कोन का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 1/3 पाई आर एल, है ना बेटा? 1/3 नहीं, सिर्फ होता है पाई आर एल, है ना बेटा? पाई आर एल स्लैंटेज। ठीक है, अब लगाओ y सेंटर ऑफ मास, फिर हो जाएगा बेटा M1/1 प्लस M2/2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, है ना बेटा? तो y सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन में कहा गया कैसा होना चाहिए, सॉलिड के जैसा ना बेटा? तो सॉलिड कहाँ होता है, H/4 पे, है ना बेटा? M1 हमारा कितना हो गया, सिग्मा पाई आर स्क्वायर इंटू y1 हो गया 0। देखो, ऑरिजिन पे ना होगा सेंटर ऑफ मास, जबकि हॉलो कोन का कहाँ होगा, H/3 पे। तो क्या कहेगा, सिग्मा इंटू पाई आर एल इंटू H/3 डिवाइडेड बाई M1 सिग्मा पाई आर स्क्वायर प्लस M2 सिग्मा पाई आर एल। ठीक है बेटा? अब देख, तो सबका सिग्मा कैंसिल, है ना बेटा? सबका पाई कैंसिल, है ना बेटा? सबका आर कैंसिल, है ना बेटा? तो क्या बच गया देखो, और यहां से H भी कैंसिल, तो हो गया 3 को यहां ले आओ, तो 3 इक्वल टू ये हो गया L डिवाइडेड बाई R प्लस L। ठीक है, इधर ले आओ, तो हो गया R प्लस L डिवाइड बाई L इक्वल टू 4/3। इसका मतलब बेटा ये हो गया R बाई L प्लस 1 इक्वल टू 4/3। तो बेटा R बाई L इक्वल टू 1/3, है ना बेटा? अब देखो, इस ट्रायंगल में R है बेटा, ये L है, और ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया ना बेटा साइन थीटा। तो ये हो गया बेटा हमारा साइन थीटा। तो क्या हो गया, थीटा इक्वल टू
साइन इनवर्स ऑफ 1/3। थीटा इज साइन इनवर्स 1/3। लिख लो बच्चा। एडिशन में है कैसे कैंसिल? अरे बेटा तो ऊपर नीचे कॉमन हो गया ना, जो सारे टर्म में कैंसिल हो, सारे टर्म में ना टर्म हो, एडिशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, अगर सारे टर्म में होगा तो कैंसिल होगा। अरे बेटा 3 कहा, 3 मैंने यहां ले आया ना बेटा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब खुद से करो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मुझसे नहीं पूछो। कैलकुलेशन मुझसे नहीं पूछो बच्चा, चलो करो, खुद से करो। कॉन्सेप्ट सारे लग रहे हैं, एरिया का फॉर्मूला याद नहीं है। अब देख, एक बच्चा लिख रहा है बार बार रियल लाइफ का एग्जांपल कराइए। तो भाई रियल लाइफ में कौन डिस्क देखा नहीं है? बोल, ये सब का इमेजनरी ग्रह से आएगा, मंगल ग्रह से आएगा। चल आगे हम होमवर्क करेंगे डिस्कस बेटा। अब होमवर्क करेंगे डिस्कस। तो देख बेटा होमवर्क दिया हुआ था एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का, है ना? एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 दिया हुआ था, ठीक है, और CDEF दिया हुआ था पार्ट 1 में, है ना बेटा? चलो निकालो, सीट निकालो। नहीं बेटा पहले तो हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद ही होमवर्क देंगे। निकालो। सर्कुलर मोशन सीट निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन CDEF दिया था। अच्छा पार्ट 1 में क्या दिया था? तुम ग्रुप में देखना है, देखना है तो अनुष्का बोल दो। अनुष्का 1 पार्ट 1 में क्या था बेटा होमवर्क? पार्ट 1 पूरा हो चुका है, पार्ट 1 और ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ओके। चलो पार्ट 2 में आ जाए बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में था CDEF, निकालो बच्चा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन C में निकाला जाए। सेक्शन C में C2 C3, ओके। देखो बच्चा C2, पहले C2 देखा जाए बेटा। कहता है मोटरसाइकिलिस्ट wants to drive on a vertical surface of wooden L or radius 5 meter in horizontal plane with a speed of 5√5 meter per second. Find minimum value of coefficient of friction between the tire and the wall of the wheel. एक क्वेश्चन करा चुके हैं क्लास में बदमाश, एक क्वेश्चन करा चुके हैं क्लास में कि ऐसे घूम रहा है ना, ये मोटरसाइकिल है तो क्या होगा? ऐसे mg, ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ऐसे नॉर्मल और ऐसे mv²/r। फोर्स को बैलेंस करो, निकल जाएगा आंसर। देखो C3 में, C3 कहता है बेटा a mass is kept on a horizontal frictionless surface. It is attached to a string and rotate about a fixed center at an angular velocity ω0. ऐसे एक मास है जो ऐसे घूम रहा है सर्किल में, एक सरफेस के ऊपर घूम रहा है। तो कहता है बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L0। अगर एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो टेंशन क्या होगा? बिल्कुल नहीं बताऊंगा, खुद से करो। टेंशन इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगाओगे mω²r, mv²/r नहीं, ठीक है? चलो आगे चलो। अरे तो पार्ट 1 है, सॉरी मैं पार्ट 1 खोल के बैठ गया, आई एम सॉरी बच्चा, वापस फिर से करता हूं। सॉरी। देखो C2 में on a horizontal smooth surface a mass 2 kg is whirled in a horizontal circle by means of a string
एट एन इनिशियल एंगुलर स्पीड 5 रिवोल्यूशन पर मिनट। देख बच्चा C2 में ओमेगा है 5 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसका मतलब 5 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60, ये हो गया बेटा 5/6 रेडियन पर सेकेंड। अब कहता है कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डबल्ड द न्यू एंगुलर स्पीड इज नियरली। साइकिल में घूम रहा है बेटा ना, तो क्या लिखोगे, टेंशन T बराबर M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R। बोल बच्चा, ठीक है ना। बाद में टेंशन क्या हो गया, बाद में हो गया टेंशन 2T बराबर M, इसको कर ले ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू R। ठीक है बेटा, रेडियस हमारा है ना कांस्टेंट, अब इस दोनों को डिवाइड कर ले, निकल जाएगा। अब देखो C3 कहता है a particle is kept fixed on a uniformly rotating turntable. As seen from the ground, the particle goes in a circle. Its speed is 10 centimeter per second. Acceleration is 10 centimeter per second square. The particle is now shifted to the new position to make the radius half of the original value. अब स्पीड क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा। देख बच्चा, तो देखो टेबल घूम रहा था कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से, है ना बेटा। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा बेटा, जो भी होगा वो सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा बेटा, बोल, है ना। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि टेबल का ओमेगा तो कांस्टेंट है। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, इसका भी क्या बोलेंगे बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ओमेगा फिर से कांस्टेंट है ना बच्चा। तो रेडियस हाफ करेंगे तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये C1 लिख रहा है बार बार। स्टोन का मास 16 किलोग्राम है, 144 मीटर 80 लंबी है। अरे बेटा MB स्क्वायर बाई आर करना, T बराबर MB स्क्वायर बाई आर, निकाल लो, आ जाएगा आंसर। अब देखो C4 में, C4 कहता है बेटा a particle is kept fixed on a uniformly rotating turntable as seen from the ground. Oh sorry, coin is placed on a rotating turntable, just slips if it is placed at 16 centimeter from the table. If angular velocity of turntable is doubled, it will slip at distance of, देख बच्चा C5 में, C4 में देखो, जहां कहीं भी वो स्लिप करने वाला होगा बेटा, जहां कहीं भी वो स्लिप करने वाला होगा वहां फ्रिक्शन लगेगा बेटा, लिमिटिंग। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बराबर M इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। देख बेटा क्वेश्चन में कब तुमको MB स्क्वायर बाई आर करना है और कब तुमको ओमेगा स्क्वायर करना है। अगर टेबल घूम रहा हो बेटा तो ओमेगा स्क्वायर करना है ना, और पार्टिकल की वेलोसिटी v है तो MB स्क्वायर बाई आर करना है। ठीक है बच्चा, तो देखो अभी हमारा सवाल कहता है जब टेबल घूमेगा बेटा, जब टेबल पे ब्लॉक घूमेगा तो टेबल तो हमेशा क्या है, टेबल तो हमेशा क्या है बेटा, कांस्टेंट ओमेगा से घूमेगा ना। तो अगर हम टेबल के रेस्पेक्ट की बात करें विथ रेस्पेक्ट टू टेबल तो क्या लिखोगे, कहोगे ये हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और इधर लगेगा बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। तो ये फोर्स बराबर ये फोर्स, है ना बेटा। फिसलने वाला है तो लिमिटिंग, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा, बोलो, म्यू एम जी बराबर M ओमेगा स्क्वायर आर, इक्वेशन नंबर 1, है ना बेटा। अब कहता है अब क्या करो कि ओमेगा डबल कर दो, तो 2 ओमेगा रेडियस R1 कर दो। ठीक है, अब 1 2 को डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर C5। देख बेटा C5 में a rod of length L is hinged at one end and is rotated with constant angular velocity in a horizontal plane. Let T1 and T2 be the tension at the length L/4 3L/4 from the hinged rod. क्या होगा देखो C5 में कहता है एक रॉड है ना बच्चा, रॉड हमारा ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना बेटा। अब कहता है टेंशन T1 हमारा L/4 पे, यहां से L/4 की दूरी पे टेंशन T1 है और 3L/4 पे बेटा ऐसे T2 है।
तो कहता है T1 T2 कंपेयर करो, है ना बेटा। अब सोचो ये टेंशन क्या कर रखा है बेटा, ये टेंशन इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से को जोड़ के रखा है ना बेटा। तो अब सोच अगर ऐसे घूम रहा है बेटा तो इस वाले के बारे में सोचो, ये वाला एलिमेंट जो है बेटा ये भी तो ऐसे घूम रहा है सर्किल में, बोलो बेटा ये वाला एलिमेंट इस सर्किल में घूम रहा है ना बेटा। तो सर्किल में घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन चाहिए ना बेटा, बोल, है ना। तो अगर इसको चाहिए बेटा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो ये सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन देगा, तो कौन देगा बेटा, तो कहेंगे यहाँ का जो टेंशन हमारा है वो T2 देगा बेटा, बोलो ठीक है। तो T2 क्या कर रहा है, इसको दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक बच्चा। अब इसके बारे में सोचो, तो देखो बेटा यहाँ से लेके ये जो रॉड है पूरी, है ना, ये पूरी भी इस सेंटर के अबाउट ऐसे घूम रहा है बेटा, बोलो ठीक है। तो क्या कहोगे कि इसका जो हमारा टेंशन होगा बेटा ये T1 वो इस पूरे को दे रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, है ना बेटा। इसकी जिम्मेदारी बेटा छोटी है, इसकी जिम्मेदारी बड़ी है ना बेटा। इसका मतलब T1 की वैल्यू T2 से बड़ी होनी चाहिए, समझ गए। आगे चलो, सेक्शन डी में कोई डाउट, सेक्शन ई में, सेक्शन ई में 1 प्लस को D1 डाउट है और फिर E1 E3। देख बच्चा D1 में, D1 नहीं, क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है D1। अब देखो E1 E2, E1 कहता है कार इज गोइंग ऑन ए ओवर ब्रिज ऑफ रेडियस R मेंटेनिंग ए कांस्टेंट स्पीड एज कार इज डिसेंडिंग ऑन द मूवर ब्रिज फ्रॉम B to C, क्या होगा नॉर्मल फोर्स, देखो बच्चा। क्वेश्चन नंबर E1, E1 कहता है मान ले बेटा ओवर ब्रिज ऐसा है ना, रुको इंक खत्म हो गया, इंक भर लूं, एक मिनट रुक जाओ। D2 भी नहीं, D2 खुद से करो। चल देख बेटा, एक कार जो है यहाँ से इधर आ रहा है, तो मान लो यहाँ पे आ गया बेटा, मतलब वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ गया। सवाल कहा था ना डिसेंडिंग नीचे आ रहा है। तो देख बेटा अगर तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो कहोगे इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे हो जाएगा बेटा, नॉर्मल फोर्स ऐसे हो जाएगा mg, तो mg का कंपोनेंट क्या होगा, इधर हो जाएगा mg cos थीटा, बोल बेटा ठीक है। अब इस डायरेक्शन में इक्वेशन देखो, ये होगा mg cos थीटा माइनस m इज इक्वल टू m इंटू AC, है ना बेटा। AC कितना बोलो, v स्क्वायर बाई r। तो देखो बेटा n इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg cos थीटा माइनस mb स्क्वायर बाई r, बोलो बेटा होगा ना। तब सोचो जैसे जैसे नीचे आएगा बेटा वैसे वैसे क्या होगा, एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा बेटा तो cos थीटा घटेगा, cos थीटा घटेगा तो नॉर्मल भी घटेगा, ठीक है। नॉर्मल फोर्स नीचे आने में घटता जाएगा। अब देखो बेटा E3 कहता है पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए वर्टिकल सर्किल, टेंशन द स्ट्रिंग पासिंग थ्रू टू पोजीशंस एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री फ्रॉम डाउनवर्ड वर्टिकल। फॉर्मूला लगाओ, आ जाएगा आंसर। अब देखो बच्चा E5, E3 में फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला बताया था ना टेंशन का। देख बच्चा E4 में, E4 कहता है a bucket is whirled in a vertical circle with a string attached to it. Water in the bucket does not fall. Even the bucket is at the invert at the top. At this position, choose most appropriate option. देख बच्चा कहता है बकेट मान ले, बकेट जो हमारा है बेटा ये वर्टिकल हो जा रहा है, फिर भी पानी यहां से नहीं गिरा, हो क्या रहा होगा, जो वाटर होगा बेटा उस वाटर पे mg नीचे आ रहा होगा और बाहर की तरफ लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना बेटा। अगर ये नीचे नहीं गिरा, अगर नीचे नहीं गिरा इसका मतलब mb स्क्वायर बाई r इज मोर देन इक्वल टू mg, बोल बच्चा ये वाला फोर्स इससे बड़ा है ना बेटा, तो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। सेक्शन F में आ जाओ, F में
F1 F2 दोनों पूछना है, क्या मतलब है यार? देखो F1 कहता है बेटा ए ट्रेन A runs from east to west and train B at the same mass runs from west to east at the same speed with respect to earth along the equator. नॉर्मल फोर्स किस ट्रैक पे ज्यादा होगा, किस पे कम होगा? एक जा रहा है बेटा ईस्ट टू वेस्ट और एक जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, सुनना ध्यान से, बोलो बेटा। एक मान लिया जाए पटरी, एक पटरी मान लो बेटा v स्पीड से ऐसी मूव कर रही हो, है ना। एक आदमी यहाँ खड़ा हो, वो इधर चल रहा हो, और एक आदमी यहाँ हो जो इधर चल रहा हो। तो बोलो बेटा ग्राउंड के फ्रेम में यहां से देखने पे ज्यादा स्पीड किसकी दिखेगी, ए की या बी की? बोलते बच्चा, ज्यादा स्पीड किसकी होगी, ए की या बी की? बोलो बेटा बी की ना, बिल्कुल सही बात। जो सेम डायरेक्शन में जाएगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी बेटा, जो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा उसकी स्पीड कम होगी, है ना। चलो इतनी बात समझते हो तो काम बन गया हमारा। तो देखो बेटा अर्थ जो हमारा घूमता है बेटा, है ना, ये मान लो हमारा अर्थ। तो बोलो बेटा अर्थ हमारा कैसे घूमता है? अर्थ हमारा कैसे घूमता है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ, है ना बेटा। अर्थ घूमता है बेटा वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ये सब लोग बचपन से पढ़े हो ना कि अर्थ हमारा रेस्ट में है बेटा, है ना, सॉरी अर्थ हमारा मूविंग है और सन रेस्ट में है। बोलो बेटा बचपन से पढ़ते आओ ना कि अर्थ हमारा सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है कि नहीं बेटा। और तुम्हें क्या दिखता है कि सूरज जो है ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है। बोलो बेटा, है ना। लेकिन असल में क्या हो रहा है, वो तो रेस्ट में है, हम लोग मूव कर रहे हैं बेटा, है कि नहीं। तो अगर हमको अर्थ सन दिखाई दिया ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ, इसका मतलब हम लोग घूम रहे हैं वेस्ट से ईस्ट। बोलो बात समझ गए बेटा? ठीक है, तो अर्थ हमारा घूम रहा है कैसे बेटा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, अब चलो दो ट्रेन बेटा, कहता है दो ट्रेनें जो हैं वो ऐसे जा रही हैं, इस इक्वेटर पे चल रही है ना बेटा। तो क्या बोलेगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल, ऐसे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो बेटा, और ऐसे लगेगा बेटा mg, बोलो है कि नहीं। तो क्या कहेगा, n प्लस mv²/r बराबर mg। सो n इक्वल टू mg माइनस mv²/r, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा जो पहला ट्रेन था वो जा रहा था कैसे, बताओ पहला ट्रेन कैसे जा रहा था बेटा? पहला ट्रेन जा रहा था बेटा ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन है बेटा, अर्थ का उल्टा चल रहा है, जबकि दूसरा अर्थ के सेम डायरेक्शन में जा रहा है बेटा। तो जो सेम डायरेक्शन में जाएगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 2 इज मोर देन वेलोसिटी ऑफ 1। बोल बच्चा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटा वेलोसिटी, उसका नॉर्मल कम होगा। इसका मतलब n2 लेस देन n1। समझ गए? F2 if the apparent weight at the bodies at the equator to be 0। समझा बेटा? वेइंग मशीन क्या नापता है बताओ? वेइंग मशीन क्या नापता है? नॉर्मल ना बच्चा। तो वेट यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, है ना बेटा। तो नॉर्मल प्लस mv² बराबर mg ना बेटा। तो जो n यहाँ पे है ना, यही हमारा क्या है, एपरेंट वेट। समझा? नॉर्मल हमारा क्या है बेटा, एपरेंट वेट। समझा? बस अंतर ये है कि उस क्वेश्चन में mv²/r नहीं करना, m⍵² करना, क्योंकि घूमने की बात कर रहा है क्वेश्चन में। आगे चलो, पार्ट 2 में क्या दिया था, 2D पार्ट 3 क्या लिखा है, 2D पार्ट 3। अच्छा पार्ट 3 का 2 का D पूछना है, पार्ट 3 का 2 पूछना है। अच्छा एक बच्चा लिख रहा है इतना ही था होमवर्क, इतना ही था होमवर्क। पार्ट 3 था होमवर्क, पार्ट 3 भी दिया, पार्ट 3 नहीं था तो क्या था हुआ, 2 का पार्ट 1 था। 2 का पार्ट 1 में कितना क्वेश्चन था बेटा, 2 पार्ट 1 में पहला 10 सवाल। ठीक है चलो निकालो, 2 पार्ट 1 में 10, पहला 10 सवाल 1 से 10 निकाल बच्चे। पार्ट 2 दिया था मुझे भी याद है,
वो लिखा हुआ था, गलती से मिट गया मेरा। निकालो बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 आ जाओ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1, PQR moves in a circle of radius r with different but constant speed। ठीक है बच्चा, देखो कहता है एक सर्किल मान लो, इस सर्किल में हमारा बेटा एक पॉइंट है P, पॉइंट यहाँ है Q। ठीक है बच्चा, कहता है तीनों का हमारा स्पीड कांस्टेंट है ना। एंगुलर वेलोसिटी P का हमारा है 5 पाई रेडियन पर सेकेंड। इसके घूमने का बेटा 5 पाई रेडियन का बेटा 2 पाई, इसके घूमने का है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, और इसका है बेटा 3 पाई रेडियन पर सेकेंड, ऐसे घूमने का। ठीक है, कहता है बेटा इन द सेम टाइम द टाइम एट विच दे ऑल मीट इज, तीनों पार्टिकल एक साथ कितनी देर बाद। ठीक है बेटा, चल देख तो। अगर मैं कहूं बेटा फॉर P एंड Q, है ना, बोला चलो P और Q की बात करो, है ना बेटा, तो देख के बताओ P जो है Q को पकड़ेगा या Q P को पकड़ेगा, बोलो बेटा। P Q को पकड़ेगा या Q P को? P पकड़ेगा ना बेटा Q को, क्योंकि P की स्पीड ज्यादा है ना बेटा, बोलो, है ना। तो अब सोचो इसको पकड़ने के लिए कितना एंगल एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना एक्स्ट्रा कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। वीडियो बिल्कुल सही है बच्चा, तुम्हारा इंटेंट गड़बड़ है। बोलो पाई बाई टू कवर कर लेगा तो पकड़ लेगा ना बेटा, बोल, है ना। तो पहली बार पकड़ने के लिए कितना, तो कहेंगे पाई बाई टू। पहली बार पकड़ने के लिए कितना बेटा, तो पाई बाई टू, पहली बार के लिए पाई बाई टू, है ना बेटा। अब सोचो अगर दोबारा पकड़ना है बेटा, दोबारा पकड़ना है तो क्या कहोगे, दोबारा पकड़ना है तो क्या कहोगे, इसके मुकाबले में ये एक चक्कर और घूम लेगा तो फिर पकड़ लेगा। बोलो बेटा, बात समझा ना। इसका मतलब पाई बाई टू में अगर 2 पाई और ऐड कर लें तो भी चलेगा बेटा। बोलो सोचो इस तरह से, अगर तुम यहाँ किसी पार्टिकल को पकड़ना चाहते हो, ये पार्टिकल यहाँ बैठा हुआ है, तो क्या होगा, ऐसे आओगे पकड़ लोगे, फिर ऐसे आओगे फिर पकड़ लोगे, फिर ऐसे आओगे फिर पकड़ लोगे। बोलो हर बार एक एक चक्कर के बाद पकड़ते जाओगे ना बेटा, बोल। ठीक है, तो यहाँ कर लो 2 पाई n। n मेरा क्या है, कोई भी एक इंटीजर है बच्चा, n हमारा कोई भी एक इंटीजर है। ठीक है बच्चा, तो पाई बाई टू प्लस 2 पाई n शुड बी इक्वल टू ओमेगा रिलेटिव इंटू टी। तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस 2 पाई n ओमेगा रिलेटिव, इन दोनों का ओमेगा रिलेटिव, तो 5 पाई माइनस 2 पाई, 5 पाई माइनस 2 पाई इंटू टी। इसका मतलब t इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1/6 प्लस 2/3n। बोल बेटा होगा, इसका मतलब 4n प्लस 1/6 सेकेंड। बोलो बेटा इतने समय में पकड़ा जाएगा। वीडियो प्रॉब्लम सबको दिक्कत है बेटा, क्या वीडियो प्रॉब्लम बार बार लिख रहा है बच्चा। अब देखो कुछ लिख रहा है यस, कुछ लिख रहा है नो। चल ठीक है, बाकी कल ही करते हैं डिस्कस। चलो देखो आगे का होमवर्क दे देता हूं, चलो हटाओ। ठीक है चलो, इतना ही बच्चा।
मिलते हैं फिर बाद में, बाय। कल ही करेंगे डिस्कस। चलो डीपी नहीं दे रहा होमवर्क, इतना ही करो, नो डीपीपी।